जय हिंद। देखिए, डीआरडीओ ने जो अभी कोरोना के लिए दवा बनाई है, ये दवा कहाँ तक कारगर है और सेकेंड वेव कब कम पड़ेगा और थर्ड वेव कब आएगा और ये ट्रिपल म्यूटेंट क्या है और ये यूनिवर्सल वैक्सीन क्या है जो हर तरह के कोरोना पे काम करेगी, इसको आप समझते हैं। देखिए, डीआरडीओ बहुत साल पहले से कैंसर पर काम कर रहा था। उसने एक दवा बनाई थी जिसे शॉर्टकट में जिस दवा को हम लोग 2DG कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है 2-डाईऑक्सी डी ग्लूकोज। ये दवा क्या करती है कि शरीर में जो इन्फेक्टेड कोशिकाएं हो जाती हैं, जिन कोशिका में कोई बीमारी लग गई है, ये क्या करता है, उन कोशिका का ग्लूकोज सप्लाई बंद कर देता है। उस कोशिकाओं को, उस सेल को ग्लूकोज मिलने ही नहीं देता है, जिस वजह से वह सेल खुद ही डैमेज होकर मरने लगता है। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जो सेल है वो हमारी अच्छी सेल है और जो उसमें रेड कलर की है वो वैसी सेल है जो इन्फेक्ट होकर अब मर रही है, डाइंग सेल है। तो ये क्या करता है, 2DG यानी 2-डाईऑक्सी डी ग्लूकोज जो डीआरडीओ ने बनाया है, ये इस डाइंग सेल का जो इन्फेक्टेड सेल है ग्लूकोज बंद कर देगा। तो आने वाले कुछ वक्त में वो खुद ही वो कोशिकाएं मर जाएंगी और हमें एक फ्रेश कोशिका मिल जाएगी। ये डीआरडीओ की ओर से जारी किया गया है कि ऐसा शरीर जिसमें कोरोना था और फिर उसको जब हम लोगों ने 2DG दिया तो इसमें बहुत कम ही कोरोना बच गया। देखिए, ये दवा आपको कोरोना का इलाज पहली बात नहीं करता है, लेकिन आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन डिमांड पर जाने नहीं देता है। इसलिए शुरू ही किया गया है कि न्यू डीआरडीओ ड्रग टू बी कट ऑक्सीजन डिपेंडेंसी। ये आपको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी नहीं होने देगा, ये आपको होम आइसोलेशन या नॉर्मल बेड हॉस्पिटल तक ही जाकर आपको वापस रिकवर कराने में मदद करेगा। डीआरडीओ इसको पिछले साल से ही ट्राई कर रहा था, 2020 से। ऐसा नहीं है कि ये जल्दबाजी में लाया गया है। डीआरडीओ चूंकि सेना के लिए काम करती है, इसलिए इसके हर चीज को गुप्त रखा जाता है, अचानक होने के बाद ही इसको प्रकाशित किया जाता है। डीआरडीओ और भारत की प्रतिष्ठित कंपनी डॉक्टर रेड्डी द्वारा इसे मिलकर बनाया जा रहा है। यह दोनों देश के निर्माण में काफी अग्रिम भूमिका निभाती है। देश में कोरोना की जो जांच में लेट लतीफी हो रही है, इससे और भी वो वायरस फैल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जब तक नहीं आ रही है वो इंसान खुलेआम घूम रहा है छुट्टा सांड की तरह और दूसरे को कोरोना बांट रहा है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ जो 8 से 24 घंटे लग जाते थे RT-PCR रिजल्ट आते आते, इसलिए डीआरडीओ ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है आत्मन। आत्मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप किसी कोरोना पीड़ित के चेस्ट का एक्सरे देंगे तो ये एक्सरे को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो पता कर लेगा कि इसके चेस्ट में कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है। और आपको भी पता है एक्सरे का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है, 1 से 1.5 घंटे में आपको एक्सरे का रिपोर्ट कहीं भी आपको नॉर्मली दे देते हैं लोग। तो एक्सरे के मदद से डॉक्टर आराम से जान सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं। इससे आप RT-PCR वाला झमेला में नहीं पचेंगे। और दूसरा जो सीटी स्कैन है, इस सीटी स्कैन में कई बार ऐसा भी हो गया है कि सीटी स्कैन के रिपोर्ट पर आप टोटली नहीं जा सकते, क्योंकि सीटी स्कैन बस ये बताता है कि आपके फेफड़े में कितना इन्फेक्शन है। जरूरी नहीं है कि आपके फेफड़े में ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो आप ठीक नहीं हो सकते, रिकवर नहीं हो सकते। इस पे एम्स के डायरेक्टर ने भी इस पे कहा था कि हमें पूरी तरह से सीटी स्कैन के रिपोर्ट पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो ये एक तो टाइम बचाएगा। दूसरा, हमारे जो देश के बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, इन्होंने क्या किया, इजराइल की एक कंपनी से समझौता किया और यह कंपनी क्या करती है, क्विक ब्रेथ टेस्ट करती है। क्विक ब्रेथ टेस्ट मतलब सांस से ही पता कर लेती है कि आपके सांस में कोरोना वायरस है या नहीं है। इससे केवल 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। आपको ही पता होगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है कोरोना को तो हरा दिए, लेकिन क्योंकि ये देश भी बड़े हैं और आबादी भी कम है। लेकिन इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है और काफी पैक्ड है और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो इजराइल ने अपने हर एक लोगों को जांच इसी टेक्नोलॉजी से किया था। इसमें ब्रेथ के माध्यम से आपके सांस को लिया जाता है और जैसे आप इसमें सांस छोड़ते हैं, जिस तरह से आप शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं, ट्रैफिक पुलिस आपके सांस से जो भाप निकलती है उससे बता देता है कि आप ड्रिंक किए हैं कि नहीं। उसी तरह ये 10 सेकंड में आपको बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। इस बीच जो कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट था वो भी भारत में पांव पसार रहा था, लेकिन जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पाया गया कि जो ट्रिपल म्यूटेंट है ना, ये म्यूटेंट होकर अपना एक नया स्वरूप लिया है, लेकिन ये स्वरूप लेने के चक्कर में खुद को कमजोर कर लिया है। जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो इतना कमजोर है कि वो पहले वाले म्यूटेंट इतना भी घातक नहीं है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट खुद ही मर रहा है। अब बहुत ज्यादा सैंपल ट्रिपल म्यूटेंट के देखने को नहीं मिल रहा है, जो इस बात के संकेत है कि ट्रिपल म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा पांव नहीं पसार पा रहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में डबल म्यूटेंट ही भारत में ज्यादा तबाही मचा रहा है, जिस वजह से हमारे जो कोरोना के जो ग्राफ गए थे वो 4 लाख के पार चले गए थे। तो ट्रिपल म्यूटेंट से फिलहाल हम लोग को खतरा की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो, क्योंकि आगे भी इसमें म्यूटेशन यानी इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग आदि मानव थे, बंदर थे, चिंपैंजी, फिर धीरे धीरे हम लोग में म्यूटेशन हुआ और धीरे धीरे हम मानव होकर अपडेट हो गए। वैसे ही जब किसी जीव की संख्या
करोड़ों करोड़ों होती है, तो उसमें एक दो तीन चीजें हल्की चेंज हो जाती है। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। जैसे आप अपना ही साइन करते हैं, आप 100 बार साइन कीजिएगा तो जो पहला साइन है और जो 100 नंबर पे साइन किए उसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो पहले की तुलना में जो 100 बार साइन किए उसमें हल्का सा म्यूटेट हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे म्यूटेशन हो गया। आप अपना ही सिग्नेचर आप क्या कीजिए 10,000 बार मारिए, देखिए उसमें कई जगह आपको म्यूटेशन यानी चेंजिंग दिखेगी। तो किसी भी चीज में बहुत जल्दी जल्दी अगर एप्लीकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन और ज्यादा देखा जाता है। म्यूटेशन एक नॉर्मल चीज है, हमारे शरीर में भी म्यूटेशन होते रहता है, नॉर्मल चीज है यहाँ पे। अब रही बात सेकेंड, जो डबल म्यूटेशन था जो भारत में तबाही मचाया, जिससे सेकेंड वेव आया था, तो सेकेंड वेव जो है अब धीरे धीरे अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। हम शुरू से कह रहे थे आपको कि सेकेंड वेव जो है वो 15 से 20 मई के बीच में आपका आराम से मतलब यहां तक सेचुरेट हो जाएगा। अब देखेंगे कि अब जो हमारा जो केस था 4 लाख के क्रॉस कर रहा था, अब 3,90,000 के इर्द गिर्द रह रहा है। और ये 15 से 20 मई आते आते हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये लोग जो है वो सेकेंड वेव के पीक तक पहुंच चुके हैं, अब ये लोग डिक्लाइन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि महाराष्ट्र और दिल्ली के जिन जगहों पे कोरोना था वो तो डाउन हो रहा है, लेकिन कई नए ऐसे जगह हैं जहां कोरोना नहीं था, वहां से भी मरीज अब मिलने लगे हैं। तो सेकेंड वेव का पीक लगभग हम पीक के पास पहुंच रहे हैं। सब लोग के लिए यही एक समय सबसे क्रूशियल है, क्योंकि इस समय जो पकड़ाएगा पीक पर कोरोना, उनको एकदम पीक पे पहुंचा देगा, कोरोना एकदम ऊपर पहुंचा देगा। क्योंकि नाव हमेशा किनारे पे डूबती है और पूरे देशवासी लोग कंट्रोल कर लिए 15 से 20 मई का, ये नाव हमारा किनारे पे आ गया। यहां जो पकड़ाएंगे उनकी नैया टाइटेनिक की तरह डूब जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए थर्ड वेव जरूर आएगा, लेकिन इतिहास से सीखिए कि किसी भी बीमारी का, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, सबसे खतरनाक होता है सेकेंड वेव, उसके बाद फर्स्ट वेव। तो हम लोग फर्स्ट वेव झेल चुके हैं, सेकेंड वेव झेल रहे हैं, थर्ड वेव खतरनाक नहीं होता है। अब भारत में भी कोरोना का थर्ड वेव उतना खतरनाक नहीं होगा जो अक्टूबर या सितंबर के महीने में आएगा। हम लोग सितंबर से अक्टूबर के राउंड द फिगर हम लोग थर्ड वेव को देखेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम थर्ड वेव पर काबू पा चुके रहेंगे। क्योंकि जब तक थर्ड वेव आएगा हमारी कुल जनसंख्या का 15% लगभग जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरोना से जंग जीत चुकी रहेगी। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना हुआ ठीक भी हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। तो 15% तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना से लड़ चुके रहेंगे, और 15% जो बच्चे हैं जिन्हें किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और अक्टूबर का महीना आते आते हम लोग अपने लगभग 40% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस समय तक हमारी 70% जो आबादी रहेगी अक्टूबर के महीने में, वो कोरोना से सेफ हो चुकी रहेगी। उन्हें डेथ थ्रेट नहीं रहेगा कि वो मर जाएंगे। केवल 30% ही लोग हैं जिन पर खतरा मंडराएगा। तो 30% लोगों को लिए उस समय तक अवेलेबल बेड रहेंगे, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी, वहां वेंटिलेटर की कमी नहीं रहेगी। उस समय तक वीराफीन दवा शायद सक्सेस हो जाए या नेजल एक्सप्रे सक्सेस हो जाए। उस समय तक डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयां हो गई या रेमडेसिविर हो गए, जो इस तरह की कालाबाजारी है जब हमको पूरी जनसंख्या को देना है तब ना घट जा रहा है। उस समय तक बस 30% ही रहेंगे और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन तेज करेगी तो ये भी संख्या बहुत घट जाएगा। तो थर्ड वेव से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी 70% जनसंख्या जो है वो इस कोरोना के डर में है, लेकिन थर्ड वेव में केवल 30% लोग रहेंगे और उस समय तक भी हम लोग पूरी तरह से कोरोना से बहुत जागरूक हो चुके रहेंगे। देखिए कोरोना जो है ये एक कई खानदानी मतलब इन सब का एक बहुत बड़ा खानदान है, एक दो तो नहीं है। ये मतलब कोरोना एक फैमिली है, इसके अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप है हम लोग का SARS-CoV-2, ये एक टाइप है। बाकी इन सब का बहुत बड़ा खानदान है, इस ससुरे से बहुत बड़ा बीमारी पैदा करता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने पर एकमत हुए हैं जो इनके पूरे खानदान पर हमला कर सके, ऐसा एंटीबॉडी डेवलप कर सके जो कोरोना के खानदान का कोई भी हो, चाहे वो सार्स हो, चाहे वो मर्स हो या कोरोना की फैमिली का कोई भी उसे मार सके। उसी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और जब ये आएगा तो हम लोग एक बहुत बड़े बीमारियों के ग्रुप से निजात पा जाएंगे। वर्तमान कोरोना पे भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अभी रूस ने स्पुतनिक जो सबसे दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई थी, उसी का स्पुतनिक लाइट बनाया है जो सिंगल डोज पे ही काम कर जाता है। ये सिंगल डोज वैक्सीन जो है ये लगभग 70% 60 से 70% तक कारगर है। ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि एक डोज से आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है और इससे बहुत तेजी से लोगों को वैक्सीनेट करके सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए कुछ लोग का कहना है कि रूसी वैक्सीन बहुत अच्छी, बहुत जल्दी काम करती है। ऐसा नहीं, आप भ्रम में पल रहे हैं। देखिए रूसी वैक्सीन जो है उसमें एक से दूसरे डोज में भले 21 दिन का गैप रहता है, लेकिन वो काम करना चालू करती है दूसरे डोज लगने के 21 दिन बाद, यानी टोटल
कितना दिन ले रहा है आपको? 42 दिन। वही भारत में जो बनी हुई कोवैक्सीन है उसको देखेंगे तो 28 दिन के गैप पर लगाया जाता है और 14 दिन के बाद आपको वो काम करना चालू कर देती है। तो 28 और 14 देखेंगे तो ये भी 42 दिन ही काम कर रही है। तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। तो ये हल्ला किसने उड़ा दिया कि हमारी वैक्सीन अच्छी नहीं है? एकदम एक्यूरेट है। ये 91% एफिकेसी देती है, ये 82% देती है। बहुत का अंतर नहीं है, हम बहुत सेफ हो जाते हैं क्योंकि दोनों 100% नहीं देते हैं। दोनों का काम है आपको मरने से बचाने का काम है। और रही बात कोविशील्ड की जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इसमें ज्यादा टाइम लगती है। देखिए इसमें 56 दिन के तो अंतराल पे लगना चाहिए, उसके बाद 56वां दिन पे जब दूसरा डोज लेंगे तो उसके 14 दिन बाद काम करेगा, यानी लगभग ये 70 दिन का टाइम ले लेता है और 81% आपको एफिकेसी देता है। इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे बेस्ट हम लोग को तो खुद की वैक्सीन लग रही है जिसपे किसी भी तरह का पेटेंट या विदेशी दबाव नहीं है। इस समय कोरोना का कंट्रोल करने का एक रास्ता है कि इजराइल के मॉडल पर पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन करना है। इसके लिए तभी संभव है जब पूरी दुनिया के वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो। दुनिया में फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, नोवावैक्स है, स्पुतनिक है, चाइना का जो सिनोवैक्स है उसको छोड़िए, फालतू है, ससुरा हजमोला बराबर है, उसको हटा देते हैं। तो इतनी वैक्सीन है तो भारत सरकार कह रही है कि हम फाइजर को ला ही नहीं सकते हैं, उतना हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। अरे भाई साहब, आपको कौन कह रहा है कोल्ड चेन लगाने के लिए? हम लोग दुनिया का सबसे महंगा आईफोन खरीद सकते हैं ना। भारत सरकार को परमिशन देना चाहिए कि फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन आप लोग भी भारत में आइए, अपना क्लिनिक डालिए, अपना वैक्सीनेशन सेंटर डालिए। आप कैसे वैक्सीन को ठंडा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोग पैसा देके और वैक्सीन लगवाएंगे। हद देखिए, हम बताइए, हम जब अपनी वैक्सीन लगाएं तो उस समय हमको बड़ा अफसोस लगा कि हम दूसरे का हक मार रहे हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं वैक्सीन को खरीद कर लगवाने में, और वहां हम वही लाइन लगाएं जहां इस देश का एक गरीब लोग जिसको वैक्सीन की ज्यादा जरूरत थी वो लोग भी वहीं लगाएं। बताइए, मजबूर कर दिया गया। क्या हम वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है? इस देश के 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वैक्सीन 2 रुपए में मिल रहा है कि 10,000 में मिल रहा है, वो लगवा लेंगे। यहां लोग 2-2 करोड़ की गाड़ी में से उतरकर वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री में। ये गवर्नमेंट उन्हें मजबूर कर रही है कि हम गरीबों का हक अपने में ले ले। ये नहीं होना चाहिए। आप यूटिलाइज कीजिए। आप बताइए, हम प्राइवेट कंपनियों को अगर नहीं उतारेंगे तो कभी भी इतना जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर सरकार पिज्जा को ऑर्डर करेगी ना तो अगले दिन पिज्जा डिलीवरी होगा। जब डोमिनोज 30 घंटा में गर्म पिज्जा पहुंचा सकता है तो हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां ठंडी वैक्सीन को भी पहुंचा सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें लाने दीजिए। अगर ये लाएंगे तो देश की लगभग 20% लोग प्राइवेट कंपनियों से लेंगे। जिसका मन वो फाइजर ले, जिसका मन वो मॉडर्ना ले, जिसका मन। क्या इससे हम वैक्सीनेशन तेजी से कर सकेंगे? गरीब का भी अमीर का भी बोझ सरकार कैसे झेल सकती है? गरीब को तो मतलब उनको मिलना जरूरी है वहां पर, तो वो फ्री में आप दीजिए ना यहाँ पर। और दूसरी समस्या क्या है कि ये वैक्सीन को हम नहीं बना सकते क्योंकि इन पर पेटेंट है। पेटेंट उनको होता है जो 20 साल तक वही कंपनी बनाएगी, क्योंकि खोज वैज्ञानिक वही किया है तो उन्हें भी मुनाफा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक गलती क्या किया जा रहा है, एक तो इन्हें प्राइवेट से लाने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमारी अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये बहुत बेहतरीन है और हमारे पास 3000 वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं। इनमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कोवैक्सीन को, जबकि ये हर तरह के म्यूटेंट पर काम करने को रेडी है। अगर हम कोवैक्सीन का उत्पादन करने लगे तो 10 करोड़ डोज पर मंथ कोविशील्ड और 10 करोड़ पर मंथ कोवैक्सीन बनाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। और विदेशी कंपनियों को भी कहेंगे कि तुम आके यहाँ वैक्सीन दो, तो हर महीने हम 30 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकते हैं। आज से अब तक 20 करोड़ वैक्सीन लगाया गया है और अगर देखेंगे तो 120 करोड़ मतलब ओवरऑल 100 करोड़ जनसंख्या बच रही है। 3 महीने में हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं। हालांकि दुनिया इस वैक्सीन पर पेटेंट को मतलब हटाने की बात कर रही है। पेटेंट क्या चीज है, ये WTO की ट्रिप्स समिट में क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। वैक्सीनेशन में भी एक बहुत बड़ी गलती क्या हो रही है, देखिए गांव तक कोरोना कैसे पहुंचा, बड़े शहरों से पहुंचा। दिल्ली से लोग कोरोना गांव में ले गए, मुंबई से ले गए, लखनऊ से ले गए, भोपाल से गए, पटना से, ये बड़े बड़े शहर से, बेंगलोर, ये सब बड़े बड़े शहरों से कोरोना गया। आप जरा सोचिए, अगर इंडिया चाइना में वार हो जाता है तो हम किस शहर को बचाएंगे? पहले बड़े बड़े शहरों को बचाएंगे, क्योंकि बड़े शहर में इंडस्ट्रीज होते हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, वेंटिलेटर की फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। वहां वर्कर्स ज्यादा आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, गांव का भी वैक्सीनेशन उसी रफ्तार से, शहर का भी वैक्सीनेशन उसी रफ्तार से। अरे भाई साहब, वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है कि जैसे दिल्ली है, इस दिल्ली को क्या कीजिए, 1 हफ्ते का टारगेट रखिए कि वैक्सीनेशन करना है। प्राइवेट कंपनियों को उतारिए, दिल्ली गवर्नमेंट को उतारिए, कुछ प्राइवेट लोगों को उतारिए, NGO को, ट्रस्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक कंप्लीट 7 दिन का एक प्रोसेस रखिए।
एक सेमी लॉकडाउन की तरह, और दिल्ली को, मुंबई को, ये सबको एक टारगेट की तरह रखिए कि हमको पहले इन्हें वैक्सीनेट करना है, क्योंकि यहीं से लोग गांव जाएंगे और कोरोना को फैलाएंगे। आप बताइए, जितने गांव के लोगों को कोरोना हुआ है, क्या गांव से कोरोना आया था? शहर से ही तो लेके गए थे लोग, लेकिन शहरों में वही रफ्तार है। अगर हम अपने शहरों में कोरोना को काबू कर लेंगे तो शहरों में हमारी इकोनॉमी भी चलती रहेगी, बड़े शहरों में ही उद्योग धंधे चलते रहेंगे और वहां गांव तक कोरोना नहीं फैलेगा। गांव में वैक्सीनेशन जो है वो थोड़ा मतलब उसकी तुलना में शहरों का वैक्सीनेशन तेज होना चाहिए। थैंक्स कहना चाहते हैं हम सोनू निगम जी को, जो आप हमसे हर मायने में बड़े हैं, हमसे नेम फेम, हमसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में बड़े हैं। बावजूद आपकी जो भाषा है, जो आपका संस्कार है, ये देख के काफ़ी खुशी होती है कि ये केवल हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। हमारी जो संस्कृति है, जो एक दूसरे के प्रति आदर की भावना है, आपको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई विदेश चला जाए भारत को छोड़ के तो बेशक वह पैसे कमा सकता है, बहुत आगे जा सकता है, लेकिन जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, जो भाषा की मर्यादा, जो संस्कार है, वो केवल यहीं मिल सकता है। इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे अलग मानी जाती है। हम आपसे उम्र में क्या बताएं, आप आधे हैं, आपने सही बोला, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, बट फिर भी आपका अपने छोटों के प्रति ये जो प्रेम की भाव है, शायद ये मिसाल बने लोगों के लिए। बहुत बहुत आपका थैंक्स। आपका गाना सुन के हम लोग, मेरी पूरी फैमिली के साथ हम लोग सुनते थे उस गाने को। हम कभी सोचे नहीं थे कि आप हमें भी जानेंगे। आप कभी पटना आए तो ज़रूर एक बार मौका दें हमें। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, और ज़रूरी भी है। हम ये जो 21वीं सदी है, ये हम लोग को बदलना है अपनी विचारों से। हम जहाँ हैं, लॉकडाउन में आपने भी बहुत कुछ लोगों को सिखाया, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, अपने यूट्यूब के माध्यम से आपने बहुत लोगों को सिखाया। तो ये 21वीं सदी हमें सबको मिलकर इस देश को बदलना है। आपका बहुत बहुत थैंक्स सोनू निगम जी। हम उम्मीद करते हैं आप तक ये बात मेरी पहुँचेगी और हम लोग शायद ज़रूर मिले। मेरा एक सपना रहेगा आपसे मिलना। एक बंदा है जिसको आप लोग सुनो और देखो, मैं तो उसके प्यार में पड़ गया हूँ। वो है खान सर। ओ माय गॉड, उस आदमी को तो पद्मश्री मिलना चाहिए जल्दी। ही इज़ अ 26-27 ईयर ओल्ड बॉय आई वुड से, एंड व्हाट अ वंडरफुल टीचर ही इज़। उनको तो मैंने भी अपना गुरु मान लिया है, कितनी बातें सीखा हूँ उनसे। तो अगर आपको मौका मिले तो खान सर के पास ज़रूर जाना। वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी अच्छी तरह सिखाते हैं। है तो मुझसे बहुत छोटा, मेरे से आधी उम्र का है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं क्योंकि उतना अच्छा टीचर है तो मैं उनको इज्जत से कहूँगा कि वो इतना अच्छा सिखाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और उनका नज़रिया इतना निष्पक्ष है। वो ना लेफ्ट है ना राइट है। ये बात मुझे पसंद है उनकी। जहाँ गवर्नमेंट की बुराई करनी होती है वहाँ करते भी हैं, और जहाँ गवर्नमेंट का साथ देना होता है वहाँ भी साथ देते हैं। सो इज़ अ निष्पक्ष गाय एंड आई लव हिम। सो अगर खान सर आप इसे देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत प्यार। कीप अप द गुड वर्क एंड आई लव यू वेरी मच। मैं फिर आपकी और आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब में देख के आपसे और बहुत सारी बातें सीखना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस एवरीवन एंड प्लीज चेक आउट खान सर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।